इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक है मेटाबॉलिज्म और दूसरा है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात यह है कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से एक क्या था, हम लोगों का रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। हमने ये समझा था कि वो डिफाइनिंग फीचर्स हैं कि नहीं है, डिफाइनिंग फीचर्स हैं कि नहीं। हमें पता चला था ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंडिविजुअली डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, क्योंकि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ भी हो सकती है, जैसे पहाड़ों में देखने को मिलती है तो साइज़ बढ़ जाता है। रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोड्यूस करके एक नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो उस केस में ये बात कहना तो गलत हो जाएगा। तो वैसे हमें समझना है कि मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है सम ऑफ लिविंग रिएक्शंस, सम ऑफ लिविंग रिएक्शंस, मतलब जो भी रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है उसका पूरा ओवरऑल सम को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है मेटाबॉलिज्म में? मेटाबॉलिज्म में दो चीज़ें इंक्लूडेड होती है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एडिशन ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर A प्लस बी मिला के C बना रहा है। और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन, मतलब C अगर ब्रेक करके A प्लस बी बना रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। अब यहाँ पे जब ये दोनों साथ में किसी में हो रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक, साथ में होने को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म अलग होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अलग होती है। जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में जो रिएक्शन हो रही है इंडिविजुअली हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, बट जब वो ओवरऑल साथ में हो रही है किसी एक जगह पे, किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि हम अगर हैं तो मैं खाना खा रही हूँ, मेरा फूड ब्रेक हो रहा है, उसमें से जो भी चीज़ें हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुँच रही हैं, पहुँच के मुझे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी बना रही है, ऑक्सीजन आ रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, रेस्पिरेशन का काम हो गया, या प्लांट्स में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड का बनाना हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें किसकी वजह से हो पा रही? ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो पा रही कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो पा रही। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि चेयर है या टेबल है, उनके अंदर क्या ऐसी कोई रिएक्शंस हो रही है? नहीं हो रही है। तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई मेटाबॉलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बल्कि हमारे में चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या अगर मैं बात करूँ कि क्या कहते हैं, कोई भी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोट हो, इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी भी शेप साइज स्ट्रक्चर का हो, शेप का हो, किसी भी साइज का हो, स्ट्रक्चर का हो, सब टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हमें एक चीज़ कॉमनली देखने को मिल रही है, मेटाबॉलिज्म। वो सारी की सारी रिएक्शंस हमें एक साथ एक जगह पे देखने को मिलती हैं अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बट हमें ये बात समझना है कि दो चीज़ें अलग होती है, एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस जो, जैसे मैंने बोला कि A प्लस बी मिला के C बना रहे, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। C ब्रेक डाउन करके A प्लस बी बना रहा है, ये क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है। बट अगर मैं बोलूँ ये सब एक साथ एक जगह हो रही हैं तो मैं उसे मेटाबॉलिज्म कह रही हूँ। जैसे टेस्ट ट्यूब में ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कहाँ देख सकते हैं? टेस्ट ट्यूब में देख सकते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं वो हम कहाँ देख सकते हैं? इन विट्रो। टेस्ट ट्यूब वाले को हम क्या कहते हैं? इन विट्रो लैब में हम देख सकते हैं। तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो लिविंग रिएक्शंस हो सकती है, बट वो टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग थोड़ी कहने लगेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि मेटाबॉलिज्म का मतलब ये सारी रिएक्शंस जो है एक साथ एक जगह प्रॉपर टाइम के हिसाब से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म अगर कोई बोल रहा है, ध्यान रखना इस बात को कि मेटाबॉलिज्म
is a defining feature, but metabolic reactions are not. तो मेटाबॉलिज्म हमारे लिए डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे लिए डिफाइनिंग फीचर नहीं है. समझ आई मेरी बात? ठीक, तो ये सिंपल सी बात थी समझने के लिए. उसके आगे देखते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या देखना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हुआ? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ, हम लोग सेल्स पढ़ते चले हुए आ रहे हैं, हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है. हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. पढ़ते चले आ रहे हैं ना कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हैं. हमने पढ़ा है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते. ये जो पूरा हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, ये हमें किसी नॉन लिविंग थिंग में देखने को नहीं मिल सकता. प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स तक में ये एबिलिटी होती है कि वो सेल को ऑर्गेनाइज कर रहा है, प्रॉपर चीज़ों का फॉर्मेशन कर रहा है. और यही जैसे टिश्यू के फॉर्म में होगा, ऑर्गन के फॉर्म में होगा, ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर फंक्शन. और ऐसे ही नहीं, सेलुलर लेवल पे भी, यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी वो अपना सारा काम प्रॉपरली कर रहे हैं. स्टिमुलस को सेंस करना, इन्वायरमेंट में रहना, सब करना, लाइट का इफ़ेक्ट जो भी उन पे पड़ रहा है, केमिकल्स का इफ़ेक्ट जो भी उन पे पड़ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें उनमें क्या हो रही है? अरेंज हो रही है. ठीक है, तो ये सब का सब चीज़ करने का काम प्रॉपरली कौन कर पा रहा है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हो पा रहा है. कोई भी नॉन लिविंग थिंग के अंदर कभी भी सेल प्रेजेंट होता ही नहीं है. तो सीधी सी बात है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग, इट इज़ अ डिफाइनिंग फीचर. विदाउट एनी एक्सेप्शन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलेगा, उसमें हमें वो मतलब उसको हम क्या कह सकते हैं? लिविंग कह सकते हैं. ठीक है, वहीं पे एक अब हमारे पास एक और बची हुई है चीज़ जो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास टाइम भी है तो, कि क्या है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है. कॉन्शियसनेस को एक कॉम्प्लिकेटेड फीचर माना जाता है. क्यों? क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ये क्या हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है, ये अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर सकते हैं. ठीक है, वो सेंस, अब देखो स्टिमुलस सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट उसे सेंस वो कर रहा है, वो जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमें वो चीज़ समझनी है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि हमारे लिए, हम लोग अगर हमारे लिए टच, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, टच हो गया, स्मेल हो गया, कुछ आवाज़ हो गई, कुछ देख रहे हैं हम लोग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है? कॉन्शियसनेस है कि हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. इनमें भी तरीका होता है. प्लांट्स में क्या होता है? वो लाइट की तरफ, स्टिमुलस जब लाइट होती है तो उसकी तरफ शो करता है, केमिकल्स की तरफ शो करता है, ग्रेविटी की तरफ शो करता है, पानी की तरफ शो करता है. ये उसका तरीका है ना. तो यहाँ पे फोटो पीरियड्स हम लोगों ने देखा है. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है, सीजनल ब्रीडिंग. ये सब का सब क्या, ये सारी की सारी किसके अंदर आ रही है? कॉन्शियसनेस के अंदर आ रही है. कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? इन चीज़ों को फील कर पा रहा है, लेकिन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा कोई चेंज शो नहीं कर पा रहा है. ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर अवेयर ऑफ देयर बॉडीज. ठीक है, उन्हें समझ आ रहा है क्या एंटर कर रहा है, क्या नहीं एंटर कर पा रहा है.
ठीक है, आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन ही ऐसा होता है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, जो क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस शो करता है, जो खुद में कॉन्शियस होता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझ पा रहा है बस। बाकी लेकिन ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग को लेके कॉन्शियसनेस होते हैं, उन्हें समझ आ रहा है, वो स्टिमुलस के खिलाफ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉन्शियसनेस भी क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर है। जो ऑर्गेनिज्म शो करेगा कॉन्शियसनेस वो लिविंग है, जो नहीं शो करेगा वो लिविंग नहीं है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब खुद उनके सेल्स क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं। इवॉल्विंग होते हैं, तुम लोगों ने सबने 10th में पढ़ा होगा इवोल्यूशन। टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किसके हिसाब से, जैसे जैसे सराउंडिंग और नेचर चेंज कर रहा है। सेल्फ रेगुलेटिंग, अपनी बॉडी को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे चलाना है, कॉन्शियसनेस के साथ साथ कैसे इंटरेक्ट करना है आसपास के लोगों के साथ, स्टिमुलस से कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेनेटिक मटीरियल का। हम सबके अंदर जेनेटिक मटीरियल है, हम सबके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, बट वो किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, हम उसकी बात यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहीं तक बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइवर्सिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।